108 साल पहले डूबे टाइटैनिक के बारे में कई मिथक फैले हुए हैं। फिल्म टाइटैनिक एक ऐसी रहस्यमयी कहानी थी जिसके अंत यानी कि क्लाइमैक्स के कारण वो हमेशा चर्चा में रही। फिल्म का दर्दनाक अंत होता है जिसमें प्रेमिका को बचाने के लिए प्रेमी अपनी जान दे देता है और प्रेमिका अपनी पूरी जिंदगी यादों के सहारे बिता देती है। साल 1912 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ चले इस जहाज की कहानी असल थी, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने उसमें डिकैप्रियो और केट विंसलेट के रूप में प्रेम की अनोखी कहानी पिरोई। 106 साल पहले टाइटैनिक नाम का जहाज अपनी पूरी गति में था और आगे जाकर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। 2.5 घंटे के बाद जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। फिल्म टाइटैनिक इसी घटना पर आधारित थी। इस हादसे में 1500 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हुई थी। टाइटैनिक के डूबने से पहले के घंटों में असल में क्या हुआ, इस बारे में कई मिथक और कहानियां हैं। ज्यादातर लोगों की जानकारियां ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं बल्कि इस घटना पर बनी फिल्मों का नतीजा है। टाइटैनिक फिल्म अमेरिकन जेम्स कैमरॉन के निर्देशन में 1997 में बनी थी। 14 अप्रैल 1912 में हुई घटना को एक बार फिर याद दिलाने के लिए 2012 में फिल्म 3D इफेक्ट के साथ फिर से रिलीज की गई। टाइटैनिक के रहस्यमयी डूबने के कारण उस पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और मनगढ़ंत कहानियां बनी। चलिए एक नजर डालते हैं टाइटैनिक के बारे में फैले 5 सबसे आम मिथकों पर। टाइटैनिक फिल्म में हीरोइन रोज की मां साउथ इंग्लैंड के एक शहर साउथहैम्पटन बंदरगाह पर खड़े जहाज को देखकर कहती है, तो यह है वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका डूबना नामुमकिन है। लेकिन लंदन के किंग्स कॉलेज के रिचर्ड हॉवेल्स का कहना है कि टाइटैनिक के बारे में शायद ये सबसे बड़ा मिथक है। वे कहते हैं, लोग भले ही कुछ भी समझते हों और ऐसे मिथक एक कहानी गढ़ने के लिए काफी हों, लेकिन जहाज की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ऐसा कभी भी दावा नहीं किया था और असल में तो इसके डूबने से पहले तक किसी ने ऐसी कोई बात कही भी नहीं थी और लिखी भी नहीं थी। दूसरा मिथक टाइटैनिक को लेकर जो चर्चाओं में है, बैंड का आखिरी गीत। विभिन्न टाइटैनिक फिल्मों में यादगार दृश्यों में से एक में जहाज के डूबने के समय यात्रियों का मनोबल बनाए रखने के लिए बैंड को संगीत बजाता दिखाया गया है। आखिरी समय में नियरर माय गॉड टू दी प्रार्थना का संगीत बजा रहा है। फिल्म के मुताबिक इनमें से कोई वादक हादसे में जीवित नहीं बचा। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के आर्काइव क्यूरेटर साइमन मैककुलम कहते हैं कि ये एक बहस का मुद्दा है कि बैंड आखिरी गाना कौन सा बजा रहा था। वे बताते हैं कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैंड उस समय साहस बढ़ाने के लिए लोकप्रिय संगीत की धुनें बजा रहा था। असल में आखिरी धुन कौन सी थी, इस बारे में हम कभी भी पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 वादक मारे गए। इस प्रार्थना का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इससे फिल्म को एक रोमानी छवि बनानी को मिलती है। कैमरॉन की फिल्म के सलाहकार के रूप में काम करने वाले और टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदस्य पॉल लाउडेन ब्राउन का कहना है कि 1998 की फिल्म ए नाइट टू रिमेंबर में संगीतकारों का दृश्य इतना अच्छा लगा कि निर्देशक ने इसे दोहराने का फैसला किया। एक और मिथक जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कप्तान स्मिथ की मौत। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ के अंतिम क्षणों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। हालांकि हिमखंड होने की चेतावनी को नजरअंदाज करने और जहाज की गति कम नहीं करने के बावजूद उन्हें एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। लाउडेन ब्राउन मानते हैं कि फिल्म में दिखाई उनकी छवि उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वे जानते थे कि जहाज में कितने लोग सवार हैं और कितनी लाइफ बोट हैं। फिर भी उन्होंने नावों को पूरी तरह भरे न होने के बावजूद जाने दिया। उन्होंने बताया कि पहली लाइफ बोट पर केवल 27 लोगों को ही भेजा गया जबकि उसमें 65 लोग आ सकते थे। कई लाइफ बोट्स आदि खाली ही भेज दी गई जो बाकी के यात्रियों को लेने के लिए वापस नहीं लौटी। लाउडेन
ब्राउन आगे बताते हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए केवल स्मिथ ही जिम्मेदार है। कप्तान ने सवार लोगों को जहाज छोड़ने का एक सामान्य सा आदेश दिया था। उन्होंने यह नहीं बताया था कि टाइटैनिक खतरे में है। बाहर निकलने के लिए आपातकालीन स्थिति में निकास की कोई योजना नहीं थी। लंदन के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के जॉन ग्रेव्स भी मानते हैं कि कोई नहीं जानता था उस रात आखिर स्मिथ कहां गायब हो गए। खलनायक जहाज का मालिक। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के मालिक जे ब्रूस, इसमें इनके बारे में कई कहानियां सामने आती है और लगभग सभी में उनकी तथाकथित कायरता के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने महिलाओं, बच्चों आदि सहयात्रियों को बचाने से पहले अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में खुद चढ़ गए थे। टाइटैनिक ऐतिहासिक संस्था के उपाध्यक्ष पॉल लाउडेन ब्राउन बताते हैं, इन आरोपों के पीछे इसमें और मशहूर अमेरिकी अखबार मालिक विलियम रेडोल्फ हर्ट्स की पुरानी दुश्मनी हो सकती है। हर्ट्स के अखबार में एक सूची मारे गए लोगों के नाम की थी और दूसरी जो बचे लोगों की थी, उसमें केवल नाम ही था। इसके चलते इसमें अमेरिका में बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन लाउडेन ब्रायन टाइटैनिक पर आधारित विभिन्न फिल्मों में जे ब्रूस, जिसको खलनायक की तरह दर्शाया गया है, को गलत मानते हैं। 1912 में ब्रिटेन में जहाज के डूबने की वक्त की जांच कर रही रिपोर्ट के अनुसार आखिरी लाइफबोट में बैठने से पहले इसमें असल में कई यात्रियों की मदद की थी। कैमरॉन की फिल्म के लिए सलाहकार के रूप में काम करने वाली लाउडेन ब्राउन का मानना है कि जो देखना चाहते हैं उसी की उम्मीद करते हैं। अपनी जान बचाने के कारण इसमें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और 1913 में वे रिटायर्ड हो गए। हाउ टू सर्वाइव द टाइटैनिक, द सिंकिंग ऑफ जे ब्रूस। इसके लेखक फ्रांसिस विलियमसन कहते हैं, इसके साथ उनकी सहानुभूति है और असाधारण परिस्थितियों के बीच साधारण इंसान के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, हो सकता है कि उनके व्यवहार के कारण उनकी छवि को इस तरीके से दिखाया गया। तृतीय श्रेणी के यात्रियों की कहानी। जेम्स कैमरॉन की निर्देशित फिल्म टाइटैनिक का एक भावुक दृश्य है जिसमें तृतीय श्रेणी के यात्रियों को जहाज के निचले हिस्से में जबरदस्ती रोका जाता है और उन्हें लाइफ बोट तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। किंग्स कॉलेज के रिचर्ड हॉवेल्स कहते हैं कि इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। यह सही है कि जहाज में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को दूसरे यात्रियों से अलग रखने के लिए दरवाजे थे, लेकिन ऐसा अमेरिकी अप्रवासन कानूनों के अनुसार और संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए किया गया था, न कि जहाज डूबने के हालात में इन यात्रियों को लाइफ बोट तक पहुंचने से रोकने के लिए। असल में टाइटैनिक के तृतीय श्रेणी के ज्यादातर यात्री बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे दुनिया भर के यात्री थे, जिनमें आर्मेनिया, चीन, इटली, रूस, सीरिया और ब्रिटेन के यात्री शामिल थे। हॉवेल्स बताते हैं कि उस यात्रियों को अमेरिकी कानून के तहत इन्हें एलिस द्वीप पहुंचने पर स्वास्थ्य जांच और अप्रवासन के लिए बाकी यात्रियों से अलग किया गया था। प्रत्येक वर्ग को लाइफ बोट दी गई थी, लेकिन यह जरूर था कि जहाज के तृतीय श्रेणी में लाइफ बोट नहीं रखे गए थे। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बाहर निकालने के लिए अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ा था। जहाज पर लाइफ बोट पहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को दी गई थी। बाद में ब्रिटिश जांच रिपोर्ट में पता चला कि टाइटैनिक उस समय अमेरिकी अप्रवासन कानूनों के तहत काम कर रहा था, इसलिए तृतीय श्रेणी के यात्रियों को जहाज के निचले हिस्से में बंद करके रखने का आरोप गलत साबित हुआ। हालांकि ब्रिटिश जांच में कोई भी तृतीय श्रेणी का यात्री गवाही के लिए नहीं गया था, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व WD हार्बिन्सन नाम के वकील ने किया। जब लाइफ बोट पर जाने के आदेश मिले तो उससे पहले महिलाओं और बच्चों को पहले जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद 115 प्रथम श्रेणी और 147 द्वितीय श्रेणी के पुरुष पीछे हट गए थे, जो बाद में मारे गए।
अंततः इस मामले का कोई सबूत नहीं मिल पाया जिससे साबित हो सके कि तृतीय श्रेणी के यात्रियों के साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया हो। हालांकि तृतीय श्रेणी के 1/3 से भी कम यात्री बच पाए, लेकिन लाइफ बोट पर अहमियत देने के कारण महिलाओं की संख्या बचने वालों में ज्यादा थी।